नमस्कार मित्रों। सुमति अय्यर की कलम से यूट्यूब चैनल से जुड़े सभी श्रोताओं को मेरा नमिता सचान सुंदर का यथोचित अभिवादन सभी को। आज हम आपके सम्मुख उपस्थित हैं डॉक्टर सुमति अय्यर के प्रथम कहानी संग्रह घटना चक्र से कहानी लेकर। घटना चक्र 1979 में इसका प्रथम संस्करण प्रकाशित हुआ था और इसमें सुमति जी की 11 कहानियां संकलित हैं। इस संग्रह में घटना चक्र में सुमति जी की 11 कहानियां संकलित हैं और इस संग्रह की भूमिका लिखते हुए बख्शी जी ने लिखा था। कुछ पंक्तियां पढ़ना चाहूंगी कि सुबह दर सुबह को स्वीकार करते दो किनारे पर खड़े होकर भी आदमी विषाक्त हो सकता है, लेकिन एक और शुरुआत के लिए स्थितिवश मजबूर को मैं आगे बढ़ते देखना चाहता हूं, इसलिए नहीं कि वो कैक्टस के फूल बनकर रह जाए। और इसमें इस संग्रह की ये इतना अद्भुत सा वाक्य है। इस वाक्य में इस संग्रह की कहानियों के शीर्षक है, तो मुझे थोड़ा अलग सा वाक्य लगा, किसी भी भूमिका में लिखा हुआ, इसलिए हमने आपसे साझा किया। और इस संग्रह की जो कहानियां हैं वो 1979 में जो हमारे समाज का मध्यम वर्ग हुआ करता था, मध्यम वर्ग की लड़कियां, बड़ी हुई लड़कियां जो पढ़ लिख जाती थीं और विवाह की उम्र को पहुंच जाती थीं, उनके संघर्ष, उनके भीतरी आंदोलन की कथाएं हैं कमोबेश इस संग्रह में सारी। क्योंकि ये वो समय था जब हमारे समाज का जो नौकरी पेशा पढ़ा लिखा मध्यम वर्ग था, उस घर की बेटियां जो हैं पढ़ने लिखने लगी थी, नौकरियां करने लगी थी, यानी अपने स्वतंत्र अस्तित्व को पहचान रही थी। किंतु फिर भी बहुत सी सामाजिक धारणाएं जो बनी होती हैं, जो प्रथाएं हमारी बनी होती हैं, जो हमारा वैचारिक पटल होता है, उससे, परंपराओं से, रीतियों से बंधी हुई भी थी और वो उन्मुक्त उड़ान लेने के लिए उनके पंख फड़फड़ा भी रहे थे। तो इस सब के बीच में उन बेटियों के मन में, उन लड़कियों के मन में कैसे संघर्ष होते थे और उनको कैसी परिस्थितियों से होकर वो जूझकर कहाँ पहुंचती थी, मुख्यतः इसी सबको अपने में समेटे हुए ये 11 कहानियां हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, सुमति अय्यर के प्रथम कहानी संग्रह घटना चक्र की प्रथम कहानी एक जैसी छत को आज हम लोग सुनेंगे। कहानी का नाम है एक जैसी छत। मुझे लगा जैसे मैं रीत रही हूं, एक बंधन जिसमें मैं बंध चुकी हूं पूरी तरह मुझे कैद कर चुका है। मैं केवल तड़प कर रह जाती हूं। कहने को आकाश मेरे बिना नहीं रह सकता, यही एहसास अब मुझे तीखा लगने लगा है। जब भी मुझे हर बात अपने ढंग की होती लगती है तो सारा विद्रोह, आक्रोश सहम सा जाता है। अक्सर विनीता छेड़ते हुए कहती है, तुम्हें क्या प्रिया, बस मजे में हूं। इतना प्यार करने वाला पति और इतनी प्यारी बच्ची। और एक हल्की सी चुटकी लेकर कहती, बड़ा रंग निखर रहा है तेरा। मैं यूं ही आईने में झांकती तो उसका कहा सब सच लगने लगता। हर बार जब भी आकाश के यहां से लौटती हूं, मां नजर उतारती हुई मुझे गले से लगा लेती है, तो सचमुच लगता, क्या मैं इतनी भरी भरी लग रही हूं? ऐसा क्यों नहीं होता कि अंदर से रीतता हुआ सब कुछ बाहर आकर अपना प्रभाव छोड़ दे। बाहर से देखने वाला हर आदमी
मुझे बेहद खुश साबित करना चाहता है, पर कड़वा एहसास केवल मैं ही जी पाती हूँ। कभी कभी लगता है चलो यही सही, कम से कम मानते तो हैं कि मैं खुश हूं, वरना मैं अपने साथ जुड़ी हुई इन तमाम जिंदगियों की खुशनुमा उपलब्धियों को राख कर बैठती। बस मैं बेहद उमंग के साथ यहाँ पर नई नई साड़ियां बदलती हूँ, नए श्रृंगार और ब्यूटी क्लिनिक हर महीने हो आती हूँ। सहसा ही मेरा अभिनव बहुत सफल हो जाता है। विनू की आंखों में मेरे लिए कई सारी जिज्ञासाएं तैरने लगती हैं। कभी ईर्ष्या सी होती है। मैं और विनू बेहद बचपन से साथ रहे हैं। दोनों ने एक साथ ही एमए किया। फिर मुझे एक बैंक में एकदम ही जॉब मिल गया और 4 वर्ष भटकने के बाद उसे अब कहीं जाकर लेक्चरशिप मिली है। उसे लगता है प्रिया उससे अधिक भाग्यशाली है। इतना प्यार करने वाला पति, बैंक की ऑफिसरशिप और नन्ही सी बच्ची, और इन सब के ऊपर इतना लावण्य। वो कभी अपनी इंफीरियरिटी को शब्दों में ढालती हुई कहती है, प्रिया, सच तुम्हें देखकर अपने आप से कोफ्त होने लगी है। हम में कुछ भी तो इतना कॉमन नहीं है कि हम साथ साथ प्यार से आज भी रह सकें। और उसकी नीली आंखों में तैरते उस भाव को मैं झेलने में असमर्थ हो जाती हूँ। कभी कभी जाने क्यों उसके हीरोइन वर्शिप जैसे भाव को प्रश्रय देते हुए मुझे बेहद आत्मसंतोष होने लगता है, पर शायद झूठ ही अपने को बदलती हूँ। एक टिपिकल कन्वेंशनल वाइफ की तरह, बेहद संस्कारशील हिंदू नारी की तरह रहते हुए। मैं ही थी जो माँ की सारी जिंदगी की जिम्मेदारियों और इनकी वजह से छीन ली गई छोटी छोटी खुशियों को देखकर कभी समझ नहीं पाई थी कि आखिर इन सब का महत्व ही क्या है। मुझे उनके तथाकथित त्याग से नफरत होने लगी थी और मैंने सोचा था कि मैं शादी के बाद पिटी पिटाई लीग को निभाते वक्त अपनी इंडिविजुअलिटी को कभी खत्म नहीं होने दूंगी, महज इस त्याग के नाम पर। पापा मम्मी में अक्सर किसी न किसी बात को लेकर झगड़ा उठ खड़ा होता था और 2-3 रोज तक उस तनावपूर्ण वातावरण को ढोते ढोते मैं अक्सर तंग आ जाती थी। मैंने विनीता से अपना सारा आक्रोश छिपाकर कहा था, मैं इस तरह का जीवन नहीं जी सकती विनू, नहीं जी सकती। पति से लताड़ खाकर भी उससे चिपके रहना भारतीय हिंदू नारी का आदर्श हो सकता है, पर मैं नहीं जी सकती ऐसी जिंदगी। पर आज अपने और आकाश के बीच की तनावपूर्ण जिंदगी को किस कदर विश्वास देकर जिलाती चली आ रही हूं। माँ, पापा, विनू के सामने बखूबी अभिनय निभा लेती हूँ, लेकिन माँ के यहां से लौटते लौटते वो सारी उमंग, सारी स्मार्टनेस और वो खिलखिलाती हुई हंसी एकदम फ्रीज हो जाती है। सारा भोगा हुआ यथार्थ जीवित होकर कचोटने लगता है। मुझे याद है एमए की सफलता के बाद जब बैंक जॉब मुझे मिला था तो मेरा सारा खोया आत्मविश्वास जग सा गया था। मैं सारे दिन मोहल्ले भर में सिर उठाए घरों का चक्कर लगाती रहती थी। अपने पैरों पर खड़े हो पाने का अजीब सा खुमार छाया रहता था कुछ उन दिनों। लगा मेरे पास अब आसमान है, एक बहुत बड़ा और विशाल आसमान। मैं उसमें उड़ान भरूंगी। छोटी मछली की तरह चुल्लू भर पानी में तैरना मुझे सरासर बेवकूफी लगी थी।
अब मैंने प्रण किया था कि उसमें कभी नहीं फंसूंगी। पर धीरे धीरे खुमार उतरने लगा और सारा आत्मविश्वास व गर्व टूटने लगा। तो सहसा कहीं ऐसा महसूस होने लगा मानो मैं बूढ़ी हो गई। सबकी दृष्टि में कई जिज्ञासाएं तैर रही हैं, कई प्रश्न। मम्मी पापा के साथ एक दिन मुझे भी एहसास हो गया कि जिंदगी यूं नहीं चल सकती। एक ही रास्ता बच गया था, फिर से लीक पीटी जाए। मेरा विद्रोह फिर कुनमुनाने लगा था। तो फिर मैं भी दो जिंदगियां ढोती रहूं? एक भरा पूरा व्यक्तित्व पूरी तरह कुचल कर बिल्कुल नए तौर तरीकों को अपनाते हुए फिर से जीऊं? मुझे लगा शायद मैं ऐसा नहीं कर सकती। अपने को पूरी तरह से अर्पित करके अपने व्यक्तित्व को भुलाकर किसी के लिए जीना, मुझे नफरत सी होने लगी थी इस तरह की जिंदगी से। पर मम्मी पापा की चिंताओं ने मेरे निर्णय पर अपना अंकुश लगा दिया था। फिर मैं भी एक सी ढर्रे की जिंदगी जीते हुए ऊब चुकी थी। मेरे लिए एक परिवर्तन आवश्यक हो गया था। कमिटमेंट से रहित बिल्कुल आजाद तबीयत के पति की तलाश करना नामुमकिन लगने लगा था। सहसा एक दिन जब मैंने आकाश के प्रपोजल पर हां कह दिया तो पापा के साथ विनू भी चौंक गई थी। तू आकाश से शादी करेगी? अरे प्रिया, इतना बड़ा परिवार, वो सब कैसे करोगी? उसे जैसे विश्वास ही नहीं हुआ था। मैंने हंसते हुए कहा था, विनू, जब मौका आता है ना तब सब अपने आप ही हो जाता है। फिर हर बात अपनी इच्छा पर थोड़ी ही होती है। मैं वेदांतियों के स्वर में बोली तो वो हंस दी थी। विवाह के बाद मैंने पूरी कोशिश की थी कि मैं अपने को पूरी तरह से सुरक्षित रख सकूं। आकाश ने मेरा साथ देने का वायदा किया था और धीरे धीरे मैं अपने को पूरी तरह असर्ट कर चुकी थी। पर आज लगता है कि मैं कहीं भी कामयाब नहीं हो पाई हूं। एकदम ठंडी हो जाती हूं। मेरा सारा उत्साह उदास होने लगता है। ये ठीक है कि आकाश के साथ मेरी कोई समानता नहीं थी। आकाश केवल बीकॉम था और एक सरकारी ऑफिस में क्लर्क। मुझे मालूम था कि दोनों की असमानता कहीं न कहीं रास्ते में अवश्य आएगी। पर मैंने मन ही मन प्रण किया था कि इस असमानता को कहीं भी रास्ते में नहीं आने दूंगी। मैंने अपनी नौकरी नहीं छोड़ी। आकाश के 400 रुपए हम दोनों के लिए काफी नहीं थे। उसे भी लगा होगा कि हम अपनी रेपुटेशन बढ़ा सकेंगे। जब रीनी हुई थी तो आकाश ने कहा था, सुनो, इसे विनू के पास छोड़ आया करना। घर में आया रखें तो उसे 50-60 रुपए भी दो, ऊपर से बच्ची को भी गंदी आदतें लगेंगी। मुझे कुछ अटपटा सा लगा था। हालांकि अपने बजट में रिनी के अन्य खर्चों में से 60 रुपए जुड़ जाना मुझे बहुत नहीं खला था। पर मुझे लगा मैं यहां अपने को असर्ट नहीं कर पाऊंगी। आकाश का क्या है, जो मुंह में आया कह दिया। विनू के पास इतनी बड़ी बात के लिए मदद मांगने जाना मुझे नागवार लगा। पर आकाश से कुछ कहने का साहस नहीं बना। कहती तो वो किसी न किसी तरह खुलेआम अपना आक्रोश जाहिर करता और मुझे विनू के सामने अपमानित होना पड़ता। मैंने अपनी हरी भरी गृहस्थी का जो मायावी सम्मोहन फैला रखा था वो एकदम छिन्न भिन्न हो जाता। मैंने रिनी को मम्मी पापा के पास छोड़ दिया था। माँ इकलौती पुत्री के विवाह के बाद घर का सूनापन नातिन के द्वारा दूर करने लगी थी। मैंने महसूस किया था कि इस तरह अपने निर्णय को कार्यान्वित कर
मैंने अपने व्यक्तित्व को बचा लिया है। आकाश इस बात को लेकर कुछ दिनों तक नाराज रहा था। बात बात पर झिड़कियां देता। कभी कभी रिनी की शरारतों की बात छेड़कर घर में सहजता लाने का प्रयास करती तो एकदम भड़कता। हमें क्या लेना देना है, अब तो तुम्हारे मम्मी पापा वहां हैं, तुम भी आती जाती रहती हो, मैं क्या कुछ लगता हूं क्या? वैसा सोचा भी कब है तुमने? मुझे बेहद बुरा लगा था। आकाश मुझे समझने की कोशिश क्यों नहीं करता? ये प्रबंध तो स्वयं उसने चाहा था। मैं तो रिनी को यूं छोड़ने के पक्ष में कतई नहीं थी। तो फिर क्या नौकरी छोड़ दूं? अगर कहा तो झोंक में कह देगा वो, हाँ हाँ छोड़ दो। फिर ये जो रुपए की धौंस दिखाती हो, कम से कम वो तो नहीं होगा। मुझे सहसा ही उसकी 800 की तनख्वाह बेमानी लगने लगी थी। पर क्या होगा, आकाश के 400 से घर कैसे चलेगा? फिर रोज किसी न किसी बात को लेकर खटपट होगी, बर्तन टूटेंगे, मेरी कल्पना बिखर जाएगी। मुझे लगा अब हर बात की जिम्मेदार मैं हूं। आकाश की माँ दीदी का यहां से जाकर देवर के साथ रहने का, उनके साथ संबंधों के लगभग टूट जाने का, रिनी के इस तरह पाले जाने का सारा दोष मुझ पर है। मुझ पर कई आरोप वो लगा चुका है। कहीं भी जाती हूँ, कुछ भी काम करती हूँ, तो वो मेरे आसपास मंडराते रहते हैं और सहसा लगता चीख दूं, मुझे खुला आकाश चाहिए। एक बार मैंने धीमे से प्रपोज किया था, माँ या दीदी को बुला लो तो रिनी को यहीं रख लेंगे। उसने जलती हुई आंखों से मुझे घूरा और बोला, अब ये बात कहते हुए शर्म नहीं आती? मुझे लगा मैं सरे बाजार में निर्वस्त्र कर दी गई हूं। आकाश का प्रश्न इतना तीखा लगा था कि पूरे 1 महीने तक मैं नीरवता में निशब्द रोती रही थी। आज भी वो मौन कचोटने सा लगा। वो बाहर के कमरे में बैठा रहा। मैं बर्तनों पर अपना सारा आक्रोश निकालती रही। वो खाने के लिए बैठते समय मुझे घूरता रहा। मैंने भी उसे घूरते हुए अपनी थाली पास सरका ली। रोटी उसकी थाली में डालनी चाहिए तो उसे उठाकर फेंक दिया और दूसरी खुद उठाकर खाने लगा। मैंने अपमानित महसूस किया। पता नहीं क्यों हम दोनों साथ रहने की प्रतिबद्धता को निभाने में संकोच कर जाते हैं। एक दूसरे से परस्पर जो भी लेना या देना है, उसे निभाते हुए भी हम जानबूझकर एक दूसरे को नीचा दिखाने का अभिनय करते हैं। रात को उसने अपना पूरा अधिकार जताना चाहा तो मैं मौन समर्पित होते हुए भी अंदर से कहीं विद्रोह सा जगा रही थी। मुझे भीतर ही भीतर एक खुशी भी हुई। कम से कम कहीं तो आकाश मेरे बिना नहीं रह सकता। सहसा लगा मैं आकाश से जीत गई हूं। सुबह मैं फ्रेश होकर सब्जी काटने में लगी। रात की सारी वृतृष्णा धुल पुछ सी गई थी मेरे जेहन से। मैंने प्रणसा किया कि अब कोई भी कड़वाहट नहीं आने दूंगी। आकाश अंदर आया। मैंने घूमकर हंसते हुए उसे आलिंगन में बांध लिया तो उसने झिड़कते हुए कहा, अब सुबह सुबह ये क्या लगा रखी है? मेरी पैंट नहीं मिल रही है। जो कपड़े प्रेस के थे वे भी नहीं हुए हैं, और तो और एक रुमाल तक नहीं धुला है। ये घर है या? वो तमतमा गया और हाथ झटक दिए। मैं एकदम मौन होकर सहज होने का प्रयास करने लगी। तो क्या हुआ, अभी हो जाता है। और हाथ धोकर उसके सामने से हॉल की ओर बढ़ गई। उसकी दृष्टि मेरी पीठ पर जम सी गई और वह पीछे आता हुआ बड़बड़ा उठा, हाँ हम तो क्लर्क हैं, तुम हो ना अफसर, क्यों करने लगी हमारे काम? तुम्हारी साड़ी में प्रेस हो उसे कलफ चाहिए, मैं आवारों की तरह बेतुके कपड़े पहना करूं, क्यों? मैं अनसुना करती हुई कपड़े ढूंढने में लग गई।
वो पीछे आकर खड़ा हो गया। अलमारी की हालत देखो, माँ या दीदी होती तो यह हालत कहाँ रहती। तुम्हें तो विनू या मम्मी के घर आने जाने से फुर्सत मिले तब ना। इस घर को घर ही कब समझा है तुमने। आई एम जस्ट फेड अप विद यू। शायद मेरा सिलेक्शन ही गलत था। ये शब्द मेरे कानों में पिघले शीशे की तरह उतरने लगे। मौन असहाय सा हो गया। लगा चीख कर पूछूं, क्यों चुनाव किया था मेरा। इसलिए कि कमाऊं हूं, सुंदर हूं, मॉड हूं, अपने जैसी ही किसी को चुन लेते। क्या नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए। अपने को बदलना ना चाह कर भी कहीं से मैं बदलने लगी थी। मेरे खाने का समय, खाना, सब कुछ बदल गया था। सारे मॉड कपड़े माँ के नाक भौं सिकोड़ने पर मम्मी के पास छोड़ आई थी। रोज रोज का झगड़ा मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, फिर भी मैं कन्वेंशनल फैमिली के पिटे पिटाए नियमों को निभाने के फेर में शहीद हो रही हूँ, ठीक मम्मी की तरह। एक दिन भी माँ जी से ये नहीं हुआ था कि मेरे साथ काम में हाथ बटाएं। मैं ऑफिस से थकी हारी लौटती तो वे आस पड़ोस में कहीं बैठी दीदी की प्रशंसा करती रहती और साथ साथ मेरी बुराई भी। मैं पूरी थकान के साथ रसोई में जाकर खुद के लिए चाय बनाती, माँ दीदी आकाश के लिए भी। दीदी जासूसी उपन्यास में खोई रहती, आकाश जाकर माँ के पास बैठ जाता। फिर धीरे धीरे किसी न किसी बात की शिकायत लगती रहती। मैं रात का खाना तैयार करती, सबको खिलाकर खुद भी खाकर वापस लौटती तो बेतरह थक जाती। कुछ लिखने पढ़ने का मूड ही नहीं रहता। यदि रहता भी तो आकाश झड़क कर कहता, क्या बत्ती जला रखी है, बंद करो, मुझे नींद नहीं आती। और मैं बंद कर लेट जाती। सब कुछ तो सहती थी मैं, और इतना बड़ा आरोप कि मैंने ही इस घर की खुशियों को बेवजह बिखरा है। एक बना बनाया संबंध सब मेरी वजह से उजड़ा है। मैं कितनी बार परेशान होकर मम्मी के पास जा ठहरी हूं, लेकिन तब आकाश तुरंत मनाने चला आया है। उस समय के आकाश से मुझे बेहद मोहब्बत है। वो एक प्रेमी पति की तरह मेरी खुशामद करके मुझे हर तरह के आराम का आश्वासन देकर वापस लौटा ले जाने वाला प्यारा सा आकाश। मैं कितनी बार लौट आई हूं उसकी वजह से। पिछली बार उसने स्वयं माँ और दीदी को घर भेज दिया था, घर में शांति बनाए रखने के लिए। शायद वही कुछ कर सका था। मुझे लौटाने का पहला इक्का यही था, पर मुझे कोई खास प्रसन्नता नहीं हुई थी। पर ऑफिस से लौटते वक्त मुझे लगा कि मैंने आकाश को अपने वश में कर अच्छा नहीं किया। रहने देती माँ और दीदी को, देखा जाता जो भी घर में चलता। पर आकाश से कहने का साहस नहीं होता। पापा से मैं कुछ भी नहीं कहती, पर मम्मी के सामने आज मैं हार गई हूं। मैंने धीमे से कहा, मम्मी, मैं कुछ दिनों के लिए मौसी के पास लखनऊ रह आऊं, छुट्टी भी मिल जाएगी। माँ आश्चर्य से मुझे टटोलती हुई बोली, मुझसे क्यों पूछ रही हो प्रिया, आकाश कहे तो चली जाना। नहीं, मैं अकेली ही जा रही हूँ, रिनी को तुम देख लेना, मैंने हताश स्वर में कहा था। माँ की अनुभवी आंखों ने मेरे चेहरे में बहुत कुछ पढ़ लिया था। आकाश से कुछ कहा सुनी हो गई प्रिया। मैं एकदम संभल कर बोली, नहीं माँ, यूं ही कुछ दिन एक चेंज के लिए जाना चाहती हूँ। किसी की आंखों में मेरे जीवन के प्रति एक छोटी सी शंका भी मुझे भारी पड़ने लगी थी। मैं मानो अपनी खुशी, अपने अस्तित्व का एहसास अपने से चिताती रहती थी। आकाश ने सुना तो भड़क उठा था। हाँ हाँ, तुम्हें क्यों मेरी फिक्र होगी, अपने रिश्तेदारों के यहाँ तो जाओगी ही। कभी इतना प्यार मेरे अपने लोगों को किया होता तो ये दिन मुझे क्यों देखने पड़ते। मैं चुप रही। एक बारगी लगा कहूं मेरे रिश्तेदार मटरमाला के लिए मुझे मम्मी के पास भिखमंगों की तरह नहीं भेजते। पर कहूं तो तीखा हो जाएगा।
और शायद कहेगा, तुम्हारे बाप को भी तो मालूम था कि मैं क्लर्क हूं, क्यों दी अपनी लाडली बेटी को इस घर? जब दिया है तो फिर ये नखरे कैसे? दहेज ही कौन सा तुम लेकर आ गई थी? फिर एकदम कह देगा, तुम्हारे यहां तुम्हारी कमाई पर घर चलता रहा होगा, तभी ना उन्हें खलता है। और ये जो चोंचले तुम वहां जाने की करती हो इसी बहाने तो। मुझे इस बात का पूरा एहसास था कि हम दोनों में से कोई भी एक दूसरे के माँ या बाप को गलत ठहराने से बाज नहीं आ सकता। यही वजह है हमारा तनाव बढ़ता ही जाता है। आकाश को मेरी देह से भरपूर प्यार है। शायद यही एक भूख है जिसकी वजह से वो बार बार मेरी खुशामद कर मुझे लौटा ले जाना चाहता है। पर इस बार मैंने निश्चय कर लिया था, इन फिजूल की कमजोरियों को दूर कर जीने का प्रयास करूंगी। आखिर दोहरी जिंदगी की तिलमिलाहट को सहते सहते जड़ हो गई हूं मैं लखनऊ चली आई और पूरे एक सप्ताह मौसी और बच्चों में अपना सारा असंतुलन भूलने सी लगी। पता नहीं क्यों कभी भी यह एहसास नहीं हुआ कि मैं शादीशुदा हूं। मौसी अक्सर आकाश के बारे में पूछती रही। मैं एक आध उलझलूल उत्तर देकर उनकी आंखों में संदेह के बीज उपजा देती थी। बीच में पापा का तार आया था फौरन लौट आने का। मैं वापस लौटी। स्टेशन पर पापा लेने आए। रास्ते भर मेरी परेशानी को अनदेखा करते हुए पापा ड्राइवर से बातें करते रहे। घर में बाहर खड़ी मम्मी मुझे देखते ही अंदर चली गई। मैंने मौन कमरे में प्रवेश किया। आकाश कमरे में मौजूद था। घर में अजीब सा सन्नाटा छाया था। आकाश के तेवर चढ़े हुए थे और पापा हमें अकेला छोड़कर कमरे से बाहर चले गए थे। मैंने कुछ सहज होना चाहा, हालांकि मुझे वातावरण की मनहूसियत कहीं भद्दी लगने लगी थी। कब आए? उसने मेरी बात का उत्तर न देकर सीधे पूछा, किससे पूछकर लखनऊ गई थी? मैंने तुमसे कहा था ना। शट अप! मेरे वाक्य को अधूरा काटता हुआ बोला। आई डिडंट गिव यू एनी परमिशन। फिर माँ बीमार है कानपुर में, आप वहां नहीं जा सके। लखनऊ जाना जरूरी हो गया है। लड़ियाने का खूब वक्त देखा। वो भद्देपन पर उतर रहा था। दरवाजे के पीछे खड़ी माँ को मैं देख सकती थी। मेरे वैवाहिक जीवन के खोखलेपन को आज वे भरपूर देख रही थीं और अब मेरा सारा आक्रोश उन पर केंद्रित हो गया था। इस अपमान के बाद यहां कैसे रहूंगी? फिर आकाश के साथ एडजस्ट होकर रहना होगा। मैं सिहर उठी। चलो घर, दीदी आई हैं, अकेले उनसे काम नहीं होता, आकाश ने दृढ़ स्वर में कहा। मेरे हृदय में क्षण भर पहले जो स्वीकृत उठी थी वो सहसा ही धूमिल पड़ने लगी। लगा जैसे मैं उस घर में काम करने के लिए लाई गई हूं। जब भी काम होता है या फिर शारीरिक आवश्यकता वो महसूस करता है तो मुझे यूं ही बहका कर ले जाता है। अब की बार पूरे अधिकार के साथ ले जाना चाहता है। एक क्षण को उसका ये पुरुष सुलभ अधिकार बेहद भाग गया था। लगा अब की बार नहीं जाऊंगी तो सब कुछ छिन जाएगा और मैं शहर में बेवक्त आई धुंध की तरह इस घर में यूं ही भटकती रहूंगी। अपनी सारी खुशियों को बर्बाद करना मुझे ऐसा नहीं लगा। मैं रिनी को लेकर घर लौटने की तैयारियां करने लगी। माँ मेरे साथ कपड़ों को तहाते हुए बार बार आंखें पोंछ रही थी। तो इस वक्त कैसे जाएगी बेटी? वो तो पूरा जानवर बन गया है, पता नहीं क्या करे। मैंने माँ को एक क्षण के लिए घूरा, फिर अटैची में चाबी लगाती हुई लापरवाही से बोली, तुम और पापा भी तो यूं ही झगड़ते रहे हो। मम्मी तुम क्यों नहीं चली गई उन्हें छोड़कर?
माँ को शायद बुरा लग गया, पर मुझे लगा मैंने क्षण भर पहले वाले अपने अपमान का बदला माँ से लेकर अपनी इमेज बचा ली है। असल में मैं स्वयं आकाश के साथ लौटते हुए डर रही थी। लौटने पर आकाश ने सहसा मुझे अपने साथ चिपटा लिया तो मेरा सारा क्रोध पिघलने लगा और मैं उससे चिपक कर सुबकने लगी। उसके साथ रहकर मैं कमजोर हो जाती हूँ और भोगी हुई पीड़ा कोई भी मतलब नहीं रखती है। तब उसे हर बार खुश कर अपने को सुरक्षित रखने का प्रयास करती हूँ। विनू कभी कभी कह ही देती है, आई जस्ट कांट इमेजिन हाउ यू लिव विद दैट मैन। मैं तो छोड़ छाड़ कर भाग जाती। मुझे उसके बिचके हुए होठों से चिढ़ हो आती और अपने को आकाश से पूरी तरह अटैच्ड दिखाने का अब अभिनय करती। विनू ने अभी तक विवाह नहीं किया, कारण उसके बारे में प्रचलित कई स्कैंडल्स भी थे, पर वो अपनी नाखुशी को भी भरपूर जी लेने के दंभ में एक कैटलेस मुस्कान से मन को झेल लेती। पर मैं तो ऐसी नहीं थी। विवाह के समय मैंने सोचा भी नहीं था कि यूं इस पुरुष के साथ बंध जाऊंगी कि मुझे उससे और इस जीवन से को झटक कर अलग होने की कल्पना भी बेमानी लगने लगेगी। कहाँ गया मेरा सारा आक्रोश, सारी व्यवस्था के खिलाफ जीकर और वो भी खुशी से जीकर दिखाने का दम्भ। मम्मी ने नाराज होकर पापा से कहा था, उसे घर ले आओ, अब वो यहीं रहेगी, मुझे नहीं रखना अपनी प्रिया को उस राक्षस के साथ। सुनकर मुझे लगा ये मम्मी नहीं बोल रही है। खुद एक खूंखार पति के साथ सारी उम्र गुजारने वाली मम्मी आज बेटी के वैवाहिक जीवन की इस परिणति पर क्यों व्यग्र हो गई है। मुझे लगता है मैं यूं ही जीती रहूंगी। जब भी आकाश से झगड़ा होता है और मेरा व्यक्तित्व कसमसाने लगता है तो मैं मम्मी के पास भाग आती हूँ। फिर वो मान मनौवल वादे और उसके वाक्य, आज नहीं आओगी तो फिर कभी मत आना, पर मेरा गलता हुआ अस्तित्व भयंकर रूप से डरने लगता है। मैं वापस लौट आती हूँ, सिर्फ एक कमजोर सा प्रण करती हुई कि अब की बार यदि झगड़ा हुआ तो सब झटके से तोड़ डालूंगी। पर अब आकाश के लिए घर ठीक समय पर लौट जाने, उसकी पसंद का खाना बनाने, उसे खुश करने या फिर रिनी को माँ के यहाँ छोड़कर उसके साथ घूमने जाने में किसका स्वार्थ अटका है, मेरा या उसका? शायद ना चाहते हुए भी कैद हो गई हूं मैं, और इस कैद को डेकोरेशन मानकर पूरी जिजीविशा के साथ जी रही हूं। ऐसा क्यों हो जाता है? क्यों हो जाता है ऐसा? शायद मैं बदल रही हूं। शीशे के सामने खड़ी होती हूं, मुझे शीशे में अपना चेहरा माँ जैसा दिखने लगा है। मैं माँ हो गई हूं। कहानी समाप्त हुई। धन्यवाद।